हेलो बच्चों, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड और आज का टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज इन नेचर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था फंडामेंटल फोर्सेस। 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस थे। आज हम कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे कि फिजिक्स में, नेचर में कौन कौन सी क्वांटिटी हमेशा कंजर्व्ड रहती हैं। क्या मतलब होता है कंजर्वेशन का, एक एक टॉपिक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्लास 10th में आपको पता है कि किसी भी बॉडी पर जब इलेक्ट्रिक चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, तब उस बॉडी में इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण किसी बॉडी में कौन से इफ़ेक्ट आते हैं? इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है उसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहली बात है यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है। अभी हम कोविड-19 में देख रहे हैं कि आइसोलेशन में रखते हैं लोगों को। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग रखना या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से दूर रखना, कोई भी बाहरी प्रभाव से दूर रखना। जैसे कोई सिस्टम हमारे फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अगर किसी सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, या वो सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम से इन्फ्लुएंस में नहीं है, या उस सिस्टम का, आप अपनी भाषा में बताता हूँ, उस सिस्टम का किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं द सिस्टम इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। समझ में आई बात इतनी? ओके। तो अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से कि चार्ज किसी सिस्टम पर कैसे कंजर्व्ड रहता है। तो हमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया है जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। एक दिख रहा है आपको एम्बर का टुकड़ा, पीस ऑफ एम्बर, और एक आपको दिख रहा है क्लोथ, कपड़े का टुकड़ा। तो एम्बर क्या होता है? एम्बर इस तरह से पेड़ों से निकलने वाला एक गोंद है, रेजिन कहते हैं इसको। पेड़ों से एक रेजिन निकलता है और समय बीत जाने के बाद वो जम जाता है और पत्थर जैसी शेप ले लेता है इस तरह से। जैसे मान लो अब पेड़ से कोई गोंद जैसा कुछ निकल रहा है, उस पर कीड़े वगैरह कुछ बैठ रहे हैं, तो वो बाद में जम जाएगा और वो चिपक जाएंगे। थोड़ी दिनों बाद इस तरह से वो फॉसिल मिलता है। वो जोरासिक पार्क में आपने देखा होगा कि वो मक्खी के अंदर, वो मच्छर के अंदर डायनासोर का DNA होता है, तो उसी तरह से होता है ये। उसमें भी शायद एम्बर ही था। तो यहाँ पर हम एक एम्बर लेते हैं और एक क्लोथ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि ये इनिशियली एम्बर भी अनचार्ज था, मतलब टोटल चार्ज इन एम्बर इज़ 0, और क्लोथ भी अनचार्ज था। इसका मतलब टोटल चार्ज ऑन क्लोथ इज़ इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आई? ओके। तो टोटल चार्ज 0 का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज 0 का मतलब होता है कि उस पर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। ये बात कहाँ पता लगेगी हमें? क्योंकि आपको पता है हर बॉडी एटम से मिलकर बनी है, और एटम किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब जिस बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो वो बॉडी पर चार्ज होगा 0। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखो, आप एम्बर वाले में देखो, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। हाँ, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस बॉडी पर पहले 2 पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं और 2 नेगेटिव। तो हम लिखेंगे +2 पॉजिटिव के लिए, -2 नेगेटिव के लिए। तो नेट चार्ज कितना हो गया इस पर? 0। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। अब क्लोथ पर देखें तो इनिशियल प्लस कितने हैं? 3 हैं, और माइनस भी कितने हैं? 3। तो +3 -3 कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर भी नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो इनिशियली नेट चार्ज 0 है। ओके। सिस्टम का चार्ज कितना है? 0। ये देखिए, ये पूरा सिस्टम है, दोनों को मिलाकर ये बनता है एक सिस्टम, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस एम्बर को क्लोथ से रब करने लग गए। कैसे? ऐसे एम्बर को लेके क्लोथ से हम रब करने लग गए। 1 मिनट।
ओके, जैसे ही हमने रब किया तो हुआ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसके पास -2 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ से आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो गए। होता क्या है, जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देती है, और जिस पर टाइटली बाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। तो इसने क्या किया, एम्बर ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इसके पास -2 तो पहले से ही थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। ये देखो इसके पास अब कितने हो गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 4 नेगेटिव चार्ज हो गए। और पॉजिटिव चार्ज कितना रहा इसके पास, 2। क्लियर होगी बात। तो +2 तो पहले से ही था इसके पास, अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितना हो गया, -4। तो इस बार नेट चार्ज कितना हो गया इसके पास, -2e ये चार्ज हो गया इसके पास नेट। ओके, अब हुआ क्या, यहाँ पे क्लॉथ को अगर देखो तो इससे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल गए हैं, रिलीज़ हुए हैं। तो इसके पास कितना रह गया है, इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज, +3 -1 कितना आ गया, +2e। तो इसके पास चार्ज है +2e और इसके पास चार्ज था -2e। अगर हम दोनों को ऐड करें, अभी एक ये सिस्टम है, ध्यान दीजिए, ये एक सिस्टम है, इसके पास चार्ज कितना, -2e। मैं इसको वापस से बनाता हूँ, इसके पास चार्ज कितना, -2e, इसके पास चार्ज कितना, +2e। टोटल सिस्टम का चार्ज कितना हुआ, 0। पहले भी कितना था, 0। इनिशियली यहाँ पे कितना था सिस्टम का चार्ज, 0, और बाद में भी कितना आया, 0। तो इसको बोलते हैं कंजर्व्ड रहना, जितना पहले था उतना ही बाद में रहे। आपके पास अगर अभी 100 रुपये हैं और आप 3 महीने बाद भी आपके पास 100 रुपये रहते हैं तो हम कहेंगे आपके पैसे कंजर्व्ड हैं। लेकिन अभी आपके पास 100 रुपये हैं, आपने खर्च दिए, अब आपके पास 20 रुपीज़ रह गए, 20 रुपये रह गए, तो हम कहेंगे आपके पास आपने 80 रुपीज़ लॉस कर दिए। सिंपल सी बात है। तो जितने थे उतने ही पैसे रहना, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहना, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कांस्टेंट रहना। समझ में आ गई बात। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल क्वांटिटीज़। मास ऑफ ए सिस्टम इंटरकन्वर्टिबल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कि मास और एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो सकती है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। ये हमें आइंस्टाइन ने बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। वैसे आपको मैंने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारा यूनिवर्स मास और एनर्जी से मिलकर बना है। हमारे यूनिवर्स में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो मैटर और एक रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स एनर्जी। तो यूनिवर्स में 2 चीज़ें हैं, मैटर और रेडिएशन। लेकिन ये मैटर और रेडिएशन भी आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। मतलब मैटर कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी, मैटर मीन्स मास, और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है फिर से मास में। कैसे कन्वर्ट होती है, एग्जांपल से बताता हूँ आपको मैं। तो ये कह रहा है मास ऑफ ए सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। द एनर्जी E इक्विवेलेंट टू मास m इज गिवन बाय द रिलेशन। क्या रिलेशन है, E = mc²। आजकल तो टी शर्ट पे पेंट भी होता है, यहाँ पे पेंट किया हुआ था, प्रिंट किया हुआ होता है, E = mc²। काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है ये, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए। बताता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पर E का मतलब है एनर्जी, ठीक है, M का मतलब है मास एंड C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने लकड़ियों में आग लगा रखी है। तो यहाँ पर ये आपको जो वुड दिख रही हैं, ये वुड्स जो दिख रही हैं आपको, ये क्या है, ये मैटर है, ये मास है ये मास। ओके, कितने केजी होगी, मान लो ये जो वुड हैं ये 4 केजी की लकड़ियाँ हैं, 4 किलो लकड़ियाँ हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इनको बर्न कर दिया। बर्न करने के अंदर इसको क्या चाहिए है, इसको चाहिए ऑक्सीजन। आप ध्यान रखना, आपके पास कितना मैटर है, 4 kg। तो ये इनका भार कितना है, 4 kg। ओके, मास कितना है, 4 kg।
अब ऑक्सीजन को लेकर हमने इनको बर्न किया। अब जैसे ये बर्न होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और बर्न होने के बाद एंड में हमें क्या मिली, इनकी राख मिली, ऐश मिली, ठीक है। अब इसको अगर हम मेज़र करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 0.5 kg। तो ये कितने का था पहले, 4 kg का। कहने का मतलब पहले लकड़ी कितने kg की थी, 4 kg। उसके बाद जो राख बच गई, ऐश बच गई, वो कितने kg की थी, 0.5 kg। तो बीच में 3.5 kg कहाँ गया, 3.5 kg मास कहाँ गया, तो आंसर है 3.5 kg मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट एक सिंपल एग्जांपल है कि किस तरह से मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे हम लकड़ी बर्न करते हैं तो सीधी सीधी हमें एनर्जी मिल रही है वहाँ से, और मास एनर्जी में, और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होती है। किस तरह से कन्वर्ट होती है ये आगे की क्लासेस में हम देखते रहेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये भी है कि एटम बम अभी मैटर है, और जैसे ही वो ब्लास्ट होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करेगा। इसमें ये भी होता है कि कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट कितनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, लेकिन वो जब ब्लास्ट होते हैं या डिके होते हैं ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। या अभी आगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो अच्छी तरह उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये समझो कि नेचर में मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एनर्जी फिर से मास में कन्वर्ट होता है। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने 10th में भी पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या करती है, इसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक बॉक्स है, ये अभी एक हाइट h पर रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स आपको दिख रहा है और एक हाइट ये h पर रखा गया है। इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ये मोशन नहीं कर रहा है, आपको पता है कि हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी आती है और मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी आती है जनरल। बाकी हम पढ़ेंगे फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने पे पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो आगे। लेकिन एक बार जनरल हम इजी वे में पढ़ रहे हैं कि भाई ये हाइट पर रखा हुआ है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है और ये मूव नहीं कर रहा है इस पॉइंट पर। तो ये ए पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ए पॉइंट पे मूव नहीं कर रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 0। ओके, तो एज्यूम करते हैं हम कि इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है। कितनी है, 20 जूल, और काइनेटिक एनर्जी 0। तो पोटेंशियल को लिखते हैं P और काइनेटिक को लिखते हैं K। इतनी बात क्लियर होगी। अब जैसे ही यहाँ से हमने बॉडी को A पॉइंट से ड्रॉप किया, बॉडी पहुँच गई B पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर पहुँच गई, B पॉइंट पे। अब यहाँ पर ये मूव भी कर रही है, मोशन भी कर रही है और इतनी हाइट पर भी है। ये देखो इतनी हाइट पर भी है, लेकिन हाइट पहले से कम हो गई है। तो कितनी कम हो गई हाइट, मान लो आधी कम हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी रह गई 10 जूल। लेकिन बॉडी मोशन भी कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 10 जूल। ये बात क्लियर हुई। टोटल एनर्जी अभी भी कितनी हुई, 20 जूल। पहले भी कितनी थी, 20 जूल। अब हमने यहाँ से भी B पॉइंट से भी बॉडी को ड्रॉप कर दिया। अब बॉडी पहुँच गई है C पॉइंट पर। अब यहाँ पर C पॉइंट पर हाइट नहीं रही है, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 20 जूल। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अभी भी टोटल एनर्जी 20 जूल ही है। तो A पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी 20 जूल, B पर भी टोटल एनर्जी 20 जूल एंड C पर भी टोटल एनर्जी 20 जूल। इसका मतलब एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, बस वो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो देखो सबकी स्टेटमेंट लगभग एक जैसी है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज पढ़ रहे हैं तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इस तरह से होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में नहीं हो। और मोमेंटम क्या होता है आपको पता है क्या? 9th क्लास में, छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा। एक बार हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है और इसमें बाकी भी टर्म्स आ रही हैं। अभी फिजिक्स में ये केवल इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है अभी केवल, ठीक है। और ये बिल्कुल ये आपको इजी लगना चाहिए बिल्कुल। और इसके बाद हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, वो चैप्टर भी इजी है। और उसके आगे हम आगे कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे तो आपको टर्म्स नई नई पता लगेंगी। लीनियर, देखो ये जो पढ़ रहे हैं हम लीनियर मोमेंटम, चार्ज, इन पर अलग एक चैप्टर है पूरा। ऐसे नहीं कि यहीं पे ख़त्म होके फ्री हो रहा है। इन पर आगे डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें बड़ी चीज़ पढ़ने से पहले उसका छोटे समरी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता क्या है? पी, मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो पी होता है, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ओके। अब पूरे सिस्टम का मोमेंटम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक गन है, सिस्टम का मतलब क्या है? एक गन है और आपको ये बुलेट दिख रही है, गन और बुलेट। तो यहाँ इस केस में गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है। तो अगर हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ गन इज़ 0 एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ 0। अगर वेलोसिटी 0 तो m इंटू वी की वैल्यू 0, तो मोमेंटम भी 0। तो इनिशियल मोमेंटम गन का और बुलेट का 0 है। ये बात आपको क्लियर हुई? क्योंकि दोनों ही रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 और मोमेंटम भी 0, ओके। जैसे ही हम ट्रिगर दबाते हैं गन का तो क्या होता है? बुलेट आगे मूव करती है और गन पर पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। जैसे ही हम कभी फायर करते हैं इस तरह से और ऐसे चलाते हैं बंदूक को, ठीक है, तो बुलेट आगे जाती है तो बंदूक के पीछे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब गन कहाँ जा रही है? पीछे की तरफ, ओके। तो यहाँ पर अब इस डायरेक्शन में मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जो डायरेक्शन को भी इंडिकेट करती है। अब इस डायरेक्शन में मान लो मोमेंटम जनरेट हुआ 20 और इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम जनरेट हुआ 20। इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0। आप हो गया, अल्ले 0 कैसे? 40 आएगा ना, 20 + 20। मैंने कहा आपको वेक्टर क्वांटिटी है। अपोजिट डायरेक्शन में ये जनरेट हुआ ना, इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ये वेक्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर -20 + 20 = 0। तो इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम पहले भी 0 था और सिस्टम का मोमेंटम बाद में भी 0 है। समझ में आई आपको बात? हो कि पहले रेस्ट में था तो इसने जितना नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम जनरेट किया उतना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम जनरेट किया। तो नेट मोमेंटम अभी भी 0 है, नेट मोमेंटम पहले भी 0 था। इट मीन्स मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने देखा कि ये नासा का एक रॉकेट है और बिफोर ये रेस्ट में है, पहले ये रेस्ट में है, तो इसके अंदर फ्यूल भी है और रॉकेट भी है ये खुद, और दोनों ही क्या है? रेस्ट में। तो टोटल मोमेंटम इनिशियल इज़ 0। लेकिन बाद में ये रॉकेट इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इसके अंदर जो फ्यूल है वो गैस बनकर इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो जितना मोमेंटम यहाँ जनरेट हुआ पॉजिटिव, उतना ही मोमेंटम यहाँ जनरेट हुआ विच इज़ नेगेटिव, एंड नेट मोमेंटम इज़ इक्वल टू 0। ये बात आपको क्लियर हुई? यहाँ पे भी हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया। जब हम चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे तो आपको और एस्पेक्ट्स पता लगेंगे इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। अब हम एक लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी देख लेते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तब उसके पास
लीनियर मोमेंटम होता है या स्ट्रेट लाइन में इस तरह से लीनियर मोशन करता है तो लीनियर मोमेंटम, लेकिन सर्कुलर मोशन करता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस एग्जांपल में भी देखते रहिए कि ये ऑब्जेक्ट कैसे मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ मोशन कर रहा है, सर्कुलर। इस समय ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, इधर, तो इसका लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। लेकिन जब ये यहाँ था तब ये कहाँ जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हो गई। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम व्हेन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ देन द डायरेक्शन ऑफ इट एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे ये ऐसे जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है उस डायरेक्शन में आपका फिंगर कर्ल कीजिए तो थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम देखें समझें तो बस ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम कौन सा है, ये रहा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है लीनियर मोमेंटम की, ये रहा रेडियस। तो लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस इज़ द एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल फिजिक्स में बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये फिजिक्स का। अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप ये समझ लो कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तब उसके मोमेंटम को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और लीनियर मोशन में हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है p और एंगुलर मोमेंटम होता है l, और उसकी वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर होगी बात। और लीनियर मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है। तो जैसे ये ऐसे घूम रहा था तो मैंने क्या करा, अपनी फिंगर्स ऐसे कर्ल कर दी, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हुई ऊपर की तरफ। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस। ये घूम रहा है तो इसका एक्सिस कहाँ है, यहाँ, तो अलोंग द एक्सिस होती है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। उसके बाद आपको मैं एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पर एक पर्सन रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जिसका नाम रखते हैं अपन, इसका नाम रखते हैं मुन्ना। तो ये मुन्ना रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, और अभी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में है, और ये मुन्ना खड़ा है, ये भी रेस्ट में है। तो दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इनिशियली ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, तो अगर कोई सर्कुलर मोशन ही नहीं हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम 0 है, क्यों है पता लग गया, क्योंकि कुछ रोटेशन नहीं हो रहा है, कोई सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब क्या करता है ये मुन्ना, शक्तिमान की तरह ऐसे करते हुए कूदता है, ऐसे जंप तो कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि सीधा जंप कर दिया, ऐसे घूमता घूमता, जैसे ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे, समझ रहे हो बात, रोटेटिंग प्लेटफार्म से ऐसे कूदता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये ऐसे रोटेट करता करता घूमता हुआ कूद रहा है, जंप कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में, ये देखो ऐसे और ये ऐसे रोटेट करता हुआ जंप कर रहा है। तो जैसे ये रोटेट करता हुआ जंप करेगा, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो आप इस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कीजिए, और थंब कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। ये बात आप क्लियर हुई। इस आदमी को देखिए, मुन्ने को देखिए, मुन्ना इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगी मेरे थंब की तरफ, थंब इधर आ रहा है, समझ गए बात। ओके, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में थंब है उस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। ओके, और अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में अगर ऐसे हम देखें, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसे घूम रहा है, तो थंब मेरा जा रहा है नीचे, तो एंगुलर मोमेंटम अगर नीचे है तो ये जो डिस्क है, ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। पहले दोनों ही रेस्ट में थे, जैसे ही मुन्ना कूदा घूमता हुआ, तो जिस डायरेक्शन में मुन्ना घूम रहा है, जो डिस्क है उससे अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। डिस्क कैसे घूम रही है, ऐसे,
एंगुलर मोमेंटम ऊपर, मुन्ना कैसे घूम रहा है ऐसे, एंगुलर मोमेंटम नीचे। तो जितना एंगुलर मोमेंटम मुन्ना डेवलप करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एंगुलर मोमेंटम डिस्क डेवलप करेगी, जनरेट करेगी। और अभी भी हम देखेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब जितना इसके पास पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। तो ऐसा ही होता है हमारे नेचर में, इस तरह से हमारी क्वांटिटीज़ कंजर्व्ड रहती हैं। ये चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया है। कैसा लगा चैप्टर, समझ में आया? ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लिया करो बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इस चैप्टर में तो डाउट होंगे भी नहीं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन।